हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं डायग्राम एब्जॉर्प्शन का। लेकिन उससे पहले जो बच्चे लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं उसे देख लीजिए। और जो बच्चे लोग पार्ट 1 एंड 2 देख कर आ रहे हैं उनके लिए खास बात ये कि आप टेलीग्राम चैनल में तो ज्वाइन हुए होंगे। मुझे तो इतना श्योरिटी है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस लेवल की पढ़ाई यहाँ पर कराई जा रही है। यहाँ पर बच्चा लोग आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। वीडियो से लेके हर चीज़ जितना भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मैनर में आपको डिपिक्ट कर सकते हैं हम लोग वो कर रहे हैं। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद सिर्फ ज्वाइन रहिए मत, वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप कितना भी पढ़ते हैं लेकिन आप क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते तो यहाँ पर पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता है। आपको वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने और देखने हैं कि मुझसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो कोई भी बात नहीं बनती, आपके मार्क्स न बढ़ेंगे यहाँ पर आप कितना भी पढ़ के जाएं। अक्सर होता है बच्चे पढ़ के चले जाते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। इसी चीज़ को एनहांसमेंट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट लिए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको डेली का डेली जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो सारा टेलीग्राम चैनल में या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालना है। प्लीज़ बच्चा लोग, ये काइंड रिक्वेस्ट है, इससे फॉलो करके चलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। रिएक्शंस एसोसिएटेड विद स्टमक, ये सारे रिएक्शन जो अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा वो स्टमक में होते हैं। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, इन्हें कन्वर्ट किया जाता है डाइपेप्टाइड्स में। अब ये काम कौन करता है? ट्रिप्सिन करेगा या फिर काइमोट्रिप्सिन कर देगा या कार्बोक्सी पेप्टिडेज करेंगे। ये तीनों एंजाइम है, ये तीनों एंजाइम इस रिएक्शन को फॉलो अप करते हैं, इसको हेल्प करते हैं ये रिएक्शन करने में। इनके बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, इन तीनों को कन्वर्ट किया जाता है डाइपेप्टाइड्स में। अब पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स मतलब स्टार्च पकड़ कर चलिए, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। अब इसे डाइसैकेराइड में बदला जाता है। सिंपल फॉर्म में कर रहे हैं ना, डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो डाइजेशन पढ़ने का मतलब कि सिंपल फॉर्म में करना है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। पार्ट 1 के दिन ही पहले ही बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों का ब्रेकडाउन ही डाइजेशन है। सिंपल सी बात है। तो रिएक्शंस तो यहाँ पे आपको साफ तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। अब हर रिएक्शन के लिए एक एक एंजाइम लगेंगे, उन एंजाइम्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। स्टार्च टू डाइसैकेराइड अमाइलेज करता है, अमाइलेज ये भी एक एंजाइम है। नाउ सेकंड रिएक्शन आप देख रहे हैं, फैट्स टू डाइग्लिसराइड्स और टू मोनोग्लिसराइड्स, ये दोनों में कन्वर्ट करता है कौन? लाइपेजेस। किसी को डाइग्लिसराइड में कर देगा और या फिर उसको और एक्सटेंड करेगा तो मोनोग्लिसराइड्स तक लेके जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन सभी रिएक्शंस को नोट करते जाना है। देखो नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट में फंस जाओगे। क्या फंस जाओगे? टाइम कम रहेंगी, आप सोचोगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ूँ, पढ़ने बैठेंगे फंस जाएंगे, क्या क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, इसी कन्फ्यूजन में रह जाएंगे। थर्ड यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स टू न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स। अब इन दोनों का कैसे है? न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियेसेस नामक एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड्स में। अब आपको तो पता है कि न्यूक्लियोसाइड्स के चेन बनते हैं, उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स को मिलाकर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स टू न्यूक्लियोसाइड कौन करेगा? न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये जो एंजाइम है वो लगता है। उसके बाद फैक्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए, सक्कस एंटेरिकस उसका एक और नाम था, याद करिए। रिकॉल कर पा रहे हैं? रिकॉल कर पा रहे हैं क्या सक्कस एंटेरिकस का नाम? उसका नाम होता है इंटेस्टाइनल जूस। इन दोनों में फंसना मत, दोनों एक ही है। तो इनके जितने भी एंड प्रोडक्ट्स है, अभी जितने मैंने आपको जितने रिएक्शंस बताए उनके एंड प्रोडक्ट्स पर, मतलब उनके लास्ट प्रोडक्ट्स पर कौन काम करता है? सक्कस एंटेरिकस काम करता है, मतलब इंटेस्टाइनल जूस ऑफ दीज रिएक्शन प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, उसे और तोड़ता है, उसे और ब्रेक डाउन करता है जिससे कि वो सबसे सिंपल फॉर्म में पहुंच जाए। अब यहाँ पर 5 और रिएक्शन है। ये रिएक्शंस किस पे हो रही हैं? जो भी एंड प्रोडक्ट्स हैं, स्टमक में जितना भी रिएक्शन हुआ उसके बाद ये सारे चीज़ किधर आ रहे हैं? इंटेस्टाइन में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम में। तो अब ये जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सब डुओडेनम में होंगे। अब देखिए वहाँ पे डाइपेप्टाइड्स में किसको बदला गया था? किसको भेजा था? रिकॉल करिए। अब डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में चेंज कर दे रहे हैं। अमीनो एसिड्स एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। यहाँ पे डाइपेप्टाइड्स को चेंज करता है कौन? डाइपेप्टिडेज, ये भी एक एंजाइम है, ये चेंज करते हैं अमीनो एसिड में। माल्टोस को माल्टेज एंजाइम लगता है
और ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलकर बनते हैं माल्टोज, तो उसको ब्रेक डाउन कर कर ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। अब लैक्टोज को लैक्टेज, नाम देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, माल्टोज है तो माल्टेज, लैक्टोज है तो लैक्टेज, सुक्रोज है तो सुक्रेज, उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। बस यहाँ पर यूनिट याद रखिए कि दो ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज मिलकर बनाता है लैक्टोज, एक ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर बनाता है सुक्रोज। यहाँ पे अलग 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 एंजाइम लग रहे हैं, तो उन एंजाइम को भी याद रखना। वहाँ पे एंजाइम की गलती कर दी तो खत्म गेम भैया, सब इसी का काम है। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट तो बहुत पढ़ रहे होगे, यहाँ पर भी ये याद रखो एंजाइम लगते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेसिस से न्यूक्लियोसाइडेसिस में बदला जाता है, और न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेसिस से शुगर्स प्लस बेसिस में चेंज किया जाता है। तो इन सभी रिएक्शंस को नोट करते चलिए, और मेरे साथ है कि नहीं वो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो भाई, शर्माओ मत। और ये भी मत सोचो कि हम रिप्लाई नहीं देंगे आपको, रिप्लाई क्यों नहीं देंगे, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। देव सर इतना मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और इसलिए मेहनत नहीं कर रहे कि आप लोग इसी तरीके से लेक्चर लें शांति से और फिर चले जाएं। कुछ रिस्पॉन्स तो दीजिए एटलीस्ट कि आपको समझा नहीं समझा, और जितने भी पॉइंट्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं कांटेक्ट कीजिए हमें। जीमेल है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जहाँ पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स पे लाइपेसेस काम करता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ऑल द रिएक्शंस गिवन अबव टेक्स प्लेस इनसाइड डुओडेनम। डुओडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये आपको नहीं पता है, इसका मतलब समझ लीजिए आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या ही पढ़ा है, क्या ही पढ़ा है। डुओडेनम पार्ट नहीं समझ पाएंगे तो, और आने वाले पार्ट भी समझिए। ऑल सिंपल प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन आर एब्जॉर्ब्ड इन, जितने भी रिएक्शन हुए उसके जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, ये होंगे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे के पार्ट, दो पार्ट है, वो है जेजुनम और सेकंड है इलियम। जेजुनम इज हाईली कॉइल्ड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ रहे कि नहीं। सेकंड इज अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां पर जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है शरीर के लिए, वो कहां पर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तीन ही फंक्शन है भाई साहब, इन तीन के अलावा ज्यादा कुछ फंक्शन नहीं करता, सिर्फ तीन फंक्शन काम करता है। पहला, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी। सिग्निफिकेंट मतलब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कोई रोल अदा नहीं करता डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट स्टिल काम तो करता है ना, जरूरत है उसकी। सेकेंड, एब्जॉर्प्शन, वाटर, मिनरल्स एंड सर्टन ड्रग्स जो छूट जाते हैं इनके बीच में एब्जॉर्प्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बचा हुआ बचा कुचा एक भी चीज वेस्ट नहीं जाने देता हमारा बॉडी। भगवान ने बॉडी का फंक्शनैलिटी कुछ इस हिसाब से बनाया है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। इस दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ें वेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, वाटर वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा बॉडी एक भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देता, क्योंकि बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ की कीमत करता है और उस कीमत के अनुसार उसका यूसेज करता है। थर्ड, म्यूकस सिक्रेशन इसका तीसरा काम है, वेस्ट अधेरिंग प्लस लुब्रिकेशन, जिससे कि डाइजेशन का, डेफिकेशन का, मतलब जब ये आपका फीकल मैटर बाहर जाए तो उस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उस वजह से उसके मूवमेंट को लुब्रिकेट करने के लिए म्यूकस सिक्रीट करता है। नाउ नोट हियर, अब आगे का गेम देख रहे हैं हम लोग। इलियम, इलियम से कहाँ जाएगा, सीकम में। अब यहाँ से जब सीकम में बोल रहा हूँ तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो गया है। सीकम में जाएगा, सीकम से कोलॉन में जाएगा। तीन कोलॉन है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, लगभग सी शेप में है, ठीक है। वो को उसको आप अच्छे से समझ ही गए होंगे क्योंकि ईजी है, 10th में भी आपको पढ़ाया गया था। सो कोलॉन से रेक्टम में आता है, रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर होता है, उसके बाद वो मैसेज करता है, स्फिंक्टर के थ्रू मैसेज जाता है कि अब हमको डेफिकेशन करना है, इसे बाहर निकालना है, तो उसके लिए मैसेज जाता है और फिर वहाँ से वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होने के बाद डेफिकेट किया जाता है। अब इलियम और सीकम के बीच में फिर एक और वाल्व है, स्फिंक्टर भी नहीं बोलेंगे इसे, वाल्व बोलेंगे, इलियोसीकल वाल्व। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वाल्व पूछ देगा और स्फिंक्टर पूछ देगा, हो सकता है दोनों के बीच में भी कंफ्यूज करके आपको फंसा दे। अब ये पूरा पाथवे किसका था, अनडाइजेस्टेड फूड मूवमेंट थ्रू आवर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड कैसे ट्रैवल करता है उसका ये सीरीज है। यहाँ से आप डायरेक्टली समझ सकते हैं और इनके बीच का दूरी क्या है और किस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा है टिल डेफिकेशन, जब तक कि वो हमारे बॉडी से
आउट नहीं हो जाता। अब डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर ध्यान दीजिए। डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस, द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो। अब स्किन एंड आईज येलो येलो, हल्का सा येलोइश दिखने लगते हैं। क्यों लगते हैं? ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। लीवर से आने वाले जितने भी बाइल जूस हैं, अब उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से जॉन्डिस में आपका जो आईज है और स्किन हल्का सा येलोइश दिखने लगता है। तब आप इसका एक तरीके से पता लगा सकते हैं सिम्टम के थ्रू कि जॉन्डिस भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि येलोइश हो रहा है तो जॉन्डिस ही है, गारंटी है, लेकिन इसके एक परफेक्ट टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि जॉन्डिस है। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग। जो डिसऑर्डर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जॉन्डिस है पहला। सेकंड वॉमिटिंग, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। माउथ से ही भाई साहब बाहर निकल रहा है खाना। क्यों निकल रहा है? दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है एंड इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन मेडुला। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, वॉमिट सेंटर इन मेडुला। मेडुला के अंदर एक वॉमिट सेंटर होता है, वहां से ये रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस करता है और साथ ही साथ वॉमिटिंग को एग्जिबिट करता है। अ फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग। नॉजिया मतलब उल्टी जैसा लगना, फीलिंग आना कि हाँ भाई मुझे उल्टी हो जाता है। एकदम से उल्टी नहीं होता है, आपको स्टार्टिंग में ही फीलिंग आने लगती है कि हाँ मुझे उल्टी हो रही है। जो स्टमक के कंटेंट्स है वो आपके मुंह से बाहर निकलने वाले हैं, उसे वॉमिटिंग कहते हैं। आप सब ने लाइफ में कभी ना कभी इसे एक्सपीरियंस किया होगा, और मे बी आगे अगर आपने नहीं किया तो आगे तो ज़रूर करेंगे ही। भगवान न करे आपको वॉमिटिंग हो, लेकिन वॉमिटिंग कई सेंस में अच्छा भी होता है कि जो कंटेंट जो पेट में आपके गया खराब है, जो कि एट दी लास्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम ही करने वाला है, अगर वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये एक तरीके की अच्छी फैसिलिटी है कि आपको वॉमिटिंग होता है। अक्सर आप बड़े बुजुर्गों को देखेंगे वो खुद ही वॉमिट करते हैं, खुद ही से कोशिश करते हैं वॉमिट करने के लिए। इससे वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट रखने के लिए ये कोशिश करते हैं। थर्ड इज डायरिया। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। अब डायरिया में क्या होता है? आप ज़्यादा बार जाते हैं वॉशरूम, बार बार आपको जाना पड़ता है। हो सकता है दिन में आप 6 बार चले जाएं, 7 बार चले जाएं, तो ये बावल मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। आपको बार बार जाना है, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना पड़ेगा। और ये इंक्रीज लिक्विडिटी, आप जब भी फीकल मैटर जो आपके अंदर से बाहर निकल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड कंटेंट का हो जाता है। एक्चुअली वो सेमी सॉलिड होता है और वो लगभग लगभग आपका लिक्विड की तरह पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो वो भी एक सिम्टम है डायरिया का। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड रुकने की वजह से वाटर कंटेंट आपका जो है वो फीकल मैटर में बढ़ जाता है, इस वजह से वो पूरा का पूरा लिक्विडिटी में चेंज हो जाता है। फोर्थ इज कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन विद इन द कोलॉन एज द बावल मूवमेंट्स ऑकर इरेगुलरली। कॉन्स्टिपेशन में आपको लगेगा कि अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन वो आपसे होगी नहीं। प्रॉब्लम यह है कि कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे फीसेस कोलॉन में ही रिटेन कर जाते हैं, आगे पास आउट जल्दी नहीं होते, या फिर उनका जो मूवमेंट है बहुत स्लो हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन में यू विल फील लाइक गोइंग टू वॉशरूम बट यू विल नॉट बी एबल टू। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा और मैक्सिमम लोगों में पाई जाती है। आप आसपास भी कई लोगों को बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे कॉन्स्टिपेशन है, बट लोग ओपनली ऐसे पब्लिकली बोलते नहीं हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी एक मेजॉरिटी पीपल में प्रॉब्लम पाई जाती है और इसके काफ़ी अच्छे मेडिसिन भी हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा डिसऑर्डर्स नहीं है, जितने डिसऑर्डर्स दिए गए हैं सबके सिम्टम्स आपको याद रखने हैं। अगर पूछेगा तो आपको बताने पड़ेंगे। जस्ट डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि ये डाइजेशन का प्रॉब्लम है, बट आपको एक्चुअल में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सिम्टम बताएगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि विच प्रॉब्लम इज दिस। लास्ट है इंडाइजेशन। मोस्ट ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम इंडाइजेशन। In this condition, the food is not properly digested, leading to a feeling of fullness. इसमें क्या होता है? आपका खाना पचता नहीं और आपको ऐसा लगता है कि यार पेट भरा हुआ है, यार my stomach is full, I'm not hungry. Even if you are hungry, even your body needs energy, you will not eat because you will feel like you're full, your stomach is full. तो आपको ये फीलिंग आने लगेगी कि भाई पेट भरा हुआ है। The cause of indigestion are, अब ये क्यों होता है? रीज़न अच्छे से समझिए। द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड।
मेरे ख्याल से ज़्यादा कर फूड पॉइजनिंग से भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है यंग जनरेशन में, कि इस वजह से उनको इंडाइजेशन होता है, उनको खाना पचता नहीं है, फिर उन्हें वेरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, वॉमिटिंग अलग अलग फैक्टर्स के वजह से, मोस्टली ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड की वजह से। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये पार्ट धीरे धीरे एंड की ओर बढ़ा है। बट अब तक आपने जितने भी पार्ट देखे हैं, पार्ट 1 एंड 2, 3, उनमें से आपका सबसे फेवरेट वाला पार्ट कौन सा था, वो आप मुझे कमेंट में नीचे बताएंगे या फिर टेलीग्राम में कमेंट करेंगे। और उनमें से सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट कौन सा था, ये भी आप मुझे बताएंगे कि वो आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग कौन सा पार्ट लगा और क्यों लगा, तो ये भी आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। काइंड रिमाइंडर टू यू, लाइक, शेयर, कमेंट, सेव एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझा हो। बट जो लास्ट तक आते हैं, जो यहाँ तक आते हैं मेरे वीडियो में और देखते हैं जो मैं बोलता हूँ, उनको बहुत ही ज़्यादा थैंक्स यार। आप लास्ट तक आ रहे हैं और इतने कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं पूरे थ्रू आउट द वीडियो। 16 मिनट हो गए और आप कंटिन्यू इस वीडियो का पेस बनाकर रखें और मेरे साथ यहाँ तक आए हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक्स। एंड देव सर्स लेक्चर्स आर कंटिन्यूइंग विथ स्पीड, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मैच अप विथ सर्स लेक्चर एंड कीप सॉल्विंग द असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देव सर इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए कि मैं आपको क्या बताऊं, रात 2 बजे 3 बजे तक लेक्चर्स बनते हैं। इसके बावजूद कि इनके बिजी शेड्यूल के वो आपके लिए स्पेशली ये लेक्चर्स बनाते हैं, तो एटलीस्ट आप उनके लेक्चर्स देखिए, क्योंकि लेक्चर्स देखने पर आप ही का फ़ायदा है। और जितने भी लेक्चर्स बनते हैं वो इन डिटेल रिसर्च किए हुए बनते हैं। काइंड रिक्वेस्ट टू यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपने रिस्पॉन्स देखिए और साथ ही साथ जितने भी डाउट्स है उसे पूछिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अबाउट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।